आज देश नीति में हमारे साथ भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, संसद में सिक्योरिटी ब्रेक होती है, देश में बढ़ती बेरोजगारी, जलता हुआ मणिपुर पर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है और इस बीच अचानक सदन में हमला होता है। हमला करने वाले पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। वे सरकार की ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, लेकिन इस तरह से प्रोटोकॉल को ब्रेक करना क्या उचित है? आप इस हमले को किस अंदाज में देख रहे हैं? पहला सवाल है, ऐसा संसद के अंदर उसके ऐसा कैसे संभव हो गया? गलत है, क्यों नहीं रोका गया? उसके बाद आप ये भी पूछते हैं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने किया है? क्या ये क्रिमिनल है? क्या ये कोई पेड एजेंट है किसी के? क्या कोई सुनियोजित साजिश है, या कि ये लोग किसी बड़े और सच्चे मुद्दे को उठाने की गलत ही तरीके से कोशिश कर रहे हैं? और अगर क्रिमिनल है तो जाहिर है क्रिमिनल्स की तरह फिर आप उसको ट्रीट कीजिए, उसकी कॉन्स्पिरेसी देखिए। लेकिन अगर ये लोग अपने तरीके के आदर्शवादी हैं, आइडियलिस्ट, और किसी मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अब तक प्रतीत हो रहा है, तो आपको आखिर उस मुद्दे पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना। कल से चर्चा इस पे चल रही है, नंबर 1 कि सिक्योरिटी लैब्स क्या हो। बिल्कुल ठीक है, चर्चा हो, इसका समाधान हो। मुझे अब भी विश्वास है कि इसका कोई समाधान निकलेगा, और मेरी उम्मीद सिर्फ इतनी उम्मीद है कि इसका समाधान ऐसा ना हो जाए कि जनता का अपनी संसद में जाना ही मुश्किल हो जाए। दूसरा सवाल विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, पहली नजर में वो भी वाजिब कि भाई जिस बीजेपी के सांसद ने इनको पास दिया था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो। एक मायने में खासतौर पे जब से महुआ मित्रा के ऊपर उस तरह का काम की गई है, कार्रवाई की गई है, उसके बाद एक मायने में ये एक रिटेलिएटरी सा सवाल मालूम होता है। सवाल पूछना वाजिब है क्योंकि महुआ के साथ जो कुछ हुआ वो तो बिल्कुल गलत था, लेकिन केवल उस सवाल पर लिमिट कर देना और ये सोचना कि वो इस एमपी को, जो बीजेपी के एमपी सिम्हा है जिन्होंने साइन करके पास दिया, तो कहने को ठीक है कि पासवर्ड पे अगर आप किसी को संसद से बर्खास्त कर सकते हो तो पास दे के फिजिकल एंट्री वाले को तो कीजिए। देखने में ठीक लगता है, लेकिन मैं नहीं समझता है सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आखिर में देखिए इस पास को साइन करने में संयोग है कि बीजेपी का आदमी पकड़ा गया, कोई और पार्टी का भी हो सकता था। कौन गारंटी ले सकता है कि जिसको आप अंदर संसद में भेज रहे हैं वो हर व्यक्ति का कैरेक्टर ठीक होगा, हर व्यक्ति ऐसी कोई घटना नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है उस पर ध्यान जा रहा, और वो सवाल है कि इन लोगों ने जो मुद्दा उठाया है, बेरोजगारी का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, इस देश में लोकतंत्र का मुद्दा, पहलवान महिलाओं के साथ जो है, उस पे हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे? ये मुझे बहुत विचित्र लग रहा है पिछले 24 घंटे से। लेकिन योगेंद्र जी, कहीं ना कहीं सरकार तो, अगर रोजगार की बात करें, सरकार तो दावा ठोक कर कहती है कि हम नौकरी दे रहे हैं। हर साल 2 करोड़ नहीं, पर सरकार रोजगार का अवसर तो बढ़ा रही है। खुद नौकरी मेला का बात का या जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि नौकरी मेला में हमने कम से कम 70,000 युवाओं को नौकरी दी है। लेकिन फिर कहाँ सरकार के साथ युवाओं को, या सरकार जो हमें दिखाती है, वाकई वो एक झूठ है, आपको लगता है? ये आप देख लीजिए आदित्य जी कि क्या हमें लगता है कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति तो बहुत अच्छी है। 3-4 सरफिरे लोग थे जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था और देखो संसद के अंदर घुस गए, बाकी सबको तो सही है। अगर ये होगा तो आप देख लीजिए देश के अंदर इस बात की कोई प्रतिध्वनि नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा। या कि ये है कि ये देश में समस्या ही नहीं, बहुत बड़ी महामारी है। अब आप इन लोगों का बायोडाटा देखिए, इन चारों का मैं देख रहा था, अखबारों के अंदर छपा है। ये हमारे हरियाणा की लड़की है नीलम वर्मा, जिसके पास क्या क्या डिग्री है। इसके पास बीएड है, एमए है, एमफिल है, एनईटीज ने क्लियर किया हुआ है, और जो टीचर की एलिजिबिलिटी वाला HTE है वो सब क्लियर किया हुआ है। 37 साल की उम्र है, अब तक कोई नौकरी नहीं। लड़का है महाराष्ट्र का अमोल शिंदे, जो कि आर्मी में जाना चाहता था, पूरा प्रयास कर रहा है, अग्निवीर बनने को भी तैयार है, नहीं मिल रहा है। सागर शर्मा है लखनऊ का, जो कि सब कुछ कोशिश कर आके अब आखिर में ई रिक्शा चला रहा है। और एक इंजीनियर है मनोरंजन डी, जो कि बाकायदा इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुका है,
लेकिन उसके बाद घर पे बैठा हुआ है। अब आप देख लीजिए, या तो आप कह सकते हैं कि नहीं, पूरे देश में तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ 4 ही लोगों को प्रॉब्लम है, या कि अपने इर्द-गिर्द आप देखेंगे और आपको लगेगा कि ये जो 4 हैं, ये दरअसल पूरे देश की एक बहुत बड़ी महामारी के प्रतीक हैं। और इन 4 की बात छोड़ दीजिए, अब मैं सरकार का अपना आंकड़ा बताता हूँ। सरकार का जो लेबर एम्प्लॉयमेंट वाला आंकड़ा कुछ ही समय पहले रिलीज हुआ है, वो बताता है कि 18 से 25 साल की उम्र के वो लोग जिन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब पढ़े लिखे हैं, और जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा जो कि हायर एजुकेशन कर रहे हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनमें से 42% को नौकरी नहीं मिल रही। 42% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरी दुनिया में, मतलब शॉकिंग चीज है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6, 8, 9% होता है तो कहते हैं कि अब गड़बड़ हो रही है, 10% क्रॉस कर जाए तो बहुत गड़बड़ है। यहाँ इस वर्ग में 42% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और हम कह रहे हैं कि देश में कोई समस्या नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बार बार हर सरकारी सर्वे बता रहा है। आपने जिक्र किया, सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री का दावा कि 70,000 नौकरियां दिलवा। कोई अर्थशास्त्री होगा ना, हंसेगा इस चीज के ऊपर। इस देश में कितने लोग हर साल लेबर मार्केट में आ रहे हैं? हर साल कोई 1 करोड़, 1.5-2 करोड़ के करीब लोग अपनी शिक्षा पूरी करके या बिना शिक्षा पूरी किए लेबर मार्केट में आ रहे हैं। और उसके बाद आप ये दावा करें कि हमने 70,000 को नौकरी दिलवा दी, जिसको कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, वो स्थिति भी नहीं। याद रखिए, ये चारों लोग जिन्होंने किया है, ये कोई प्रोफेशनल गुंडे नहीं है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का। एटलीस्ट अब तक मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया, और अगर कुछ होता ना तो उछल उछल की मीडिया अब तक रिपोर्ट कर देता। इनका किसी पार्टी से कनेक्शन भी नहीं, अगर होता तो मीडिया में अब तक हेडलाइन फ्लैश हो जाती। पता तो यही लगा है कि उनमें से एक, जो मनोरंजन जो मुख्य है इन लोगों में से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, तो किसी पार्टी से कोई कनेक्ट नहीं है। तो जब गुंडे नहीं, मानसिक रूप से असंतुलित नहीं, किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं, कोई पैसा लेके, सुपारी लेके काम करने वाले लोग नहीं, और जो अपनी फेसबुक पे भगत सिंह के कोट लगाते हैं, जो क्रांति की बात करते हैं, जो भगत सिंह फैन क्लब बनाते हैं, वो लोग आदर्शवादी, चाहे भटके हैं, चाहे गलत तरीके के आदर्शवादी हैं, लेकिन है तो किसी आदर्श के पक्षधर ना। उनके सवाल को सुनना तो पड़ेगा। मेरा बस इतना ही आग्रह। जी सर, क्या आपको लगता है कि ये जो हक की लड़ाई है, लड़ने के लिए कहीं ना कहीं किसानों ने जिस तरह से सड़क पर किसान उतरे थे, उसी तरह से अब युवाओं को भी शायद सड़क पर उतरने की जरूरत है? शायद सामूहिक आंदोलन ही इसका एकमात्र पथ हो सकता है। आपको क्या लगता है? तभी शायद सरकार जागेगी। जाहिर है, संसद में घुसकर उसे डिसरप्ट करने से तो कहीं बेहतर है जमीन पर, सड़क पर आंदोलन करना। वो हक भी है, वो जरूरी भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन युवा लोगों ने जिन्होंने ये काम किया, उन्होंने भी ये बात सोची हो। शायद उनको ऐसा लगता हो कि संसद में तो ये सवाल उठते नहीं और सड़क पर उठाने दिए नहीं जाते। जब थोड़ी सी भी कुछ होती है, आपको ध्यान होगा जब रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में सवाल उठे थे और अचानक वहां पे एक आंदोलन आ गया था, तो किस बेरहमी से सरकार ने उस आंदोलन को क्रश किया था। तो शायद इनको ये लगता हो कि सड़क पे ये सवाल उठाने की आज अनुमति नहीं, तभी डेस्परेशन में काम किया हुआ है। डेस्परेशन का एक्ट है, कोई आदर्श अपने आप में कोई अच्छा रास्ता तो नहीं है। या शायद हम अगर जी पे क्यों पहुंचे? अगर पहलवानों को भी देखा जाए, वो भी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में बैठे थे, लेकिन हल तो उस हिसाब से कुछ नहीं निकला। तो शायद आप देखिए ना किसका हल निकला। जब आज इस देश में आज 14 लोकसभा के सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो खड़े होकर मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री इसका जवाब दे कि यहाँ पे इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। सवाल तो वाजिब है ना। 14 लोगों को निकाल दिया गया। किसको नहीं निकाला गया? माननीय ब्रजभूषण से। या तो वो इस देश में बेटी बचाओ के एम्बेसडर, नहीं तो वो व्यक्ति लोकसभा में कैसे है? माननीय रमेश पिथोड़ी,
जिस तरह के शब्दों का व्यवहार उन्होंने किया लोकसभा में, उसमें तो मैं समझता हूँ सिर्फ सदस्यता बर्खास्त नहीं, बहुत कुछ होना चाहिए था। इस तरह से सीधे-सीधे देश की एक माइनॉरिटी के बारे में इस अपशब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन वो भी संसद में बैठे हुए हैं। एक साध्वी प्रज्ञा है भोपाल की, किस-किस तरह की बात करती हैं। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मैं उनके इस बातों को कभी नहीं भूलूँगा, माफ़ नहीं करूँगा। वो भी माफ़ी प्रधानमंत्री ने माफ़ी शायद नहीं दी है, लेकिन वो भी संसद में बैठी हुई हैं। वो भी तमाम बोलती रहती हैं, नाथूराम गोडसे के बारे में बोलती रहती हैं। ये सब लोग होंगे संसद में, लेकिन जो सवाल उठा रहा है, जो ये पूछ रहा है कि अच्छा संसद में घुसने के बारे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई बयान दे, संसद की बेसिक परिपाटी है, उनको निकाल दिया जाए। तो हम क्या संदेश दे रहे हैं कि देखो, ना तो संसद में तुम्हारी बात उठ सकती है, ना संसद के बाहर उठ सकती है। जब दोनों तरफ से बंद कर देंगे, तो फिर किसी ना किसी ऊटपटांग हरकत को तो हम इनवाइट कर रहे हैं ना। जी, तो उस हिसाब से देखा जाए फिर तो देश में लोकतंत्र खत्म है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में विपक्ष कोई सवाल उठाए तो उन्हें चुन चुन कर निकाला जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है। अगर सड़क पर कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो या तो मसले को हल ना निकाल के भी उन्हें वहां से भगाया जाता है, या तो पुलिस लाठीचार्ज शुरू करती है। अगर निष्पक्ष पत्रकार सवाल उठाए तो उन पर रेड चलती है। तो फिर देश में लोकतंत्र बचा कहाँ है? ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि तानाशाही चल रही है। आदिति जी, यही तो शब्द था जो कि इन 5 लोगों ने कल इस्तेमाल किया, तानाशाही मुर्दाबाद, ये कह रहे थे ना। उनके कहने से तानाशाही बन गई है ऐसा नहीं। इसकी लेकिन वो एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस देश में लोकतंत्र कायम है? अगर उन्हें ये विश्वास होता कि किसी एमपी एमएलए के पास जाएंगे, वो इस पर संसद में सवाल पूछेगा, तो वो ये हरकत नहीं करते। अगर उन्हें विश्वास होता कि सड़क पे हम आंदोलन कर सकते हैं, सरकार को मजबूर होकर हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तो वो ये काम नहीं करते। अगर उन्हें ये भी विश्वास होता कि चलिए ये दोनों ना करें, कोर्ट कचहरी में हम जा सकते हैं, तब भी शायद वो ऐसा नहीं करते और इन सबको छोड़ दें। अगर उनको इतना भी भरोसा होता कि कोई हमारी बात नहीं उठाएगा, लेकिन मीडिया हमारे बारे में बोलेगा, मीडिया इस सवाल को उठाएगा, तब भी वो हरकत ना करें। दिक्कत ये है कि इस देश में तमाम दरवाजे बंद हो रहे हैं। कल से आप मीडिया की हरकत देखिए, मैं तो शर्मसार हूं देख के। एक तरफ इतनी बड़ी घटना होती है, पहले इस देश का मीडिया क्या कर रहा है? बैठ के सर्कस कर रहे हैं, उस सर्कस के अलावा उसका कोई शब्द नहीं। छीना झपटी एक दूसरे से कर रहे हैं कि मैं पहले दिखाऊं वाला बम या तुम दिखाओ। देख के आप हंसे या रोए, आपको समझ नहीं आता। और उसके बाद से क्या चल रहा है? अब ढूंढ रहे हैं कि इसके लिए विपक्ष को कैसे जिम्मेवार ठहराया जाए। अरे आपका, मुझे तो लगता है इनका मानसिक संतुलन खत्म हो गया है क्या? अरे विपक्ष ने संसद की बिल्डिंग बनवाई है क्या? क्या विपक्ष ने इन लोगों को लाने की साजिश की है क्या? ये सारी चीज के अंदर विपक्ष को अब जिम्मेवार ठहराना। जब ऐसी बात थी कि 2001 में भी संसद पे हमला हुआ था, तब भी सरकार से सवाल पूछे गए थे और सरकार ने जवाब दिया था। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सवालों का जवाब दिया था, उस गलती को ठीक करने की कोशिश की थी। आज हमें बताया जा रहा है कि सवाल पूछोगे तो तुम्हें भी संसद से निकाला जाएगा। ये जो हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र के हर संभव दरवाजे को, हर संभव रोशनदान को बंद कर रहे हैं। याद रखिए, रोशनदान खिड़की को बंद तो कर लेते हैं, लेकिन बंद करने के बाद विस्फोट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।